हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। हम जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते स्कूलें बंद हैं, इस कारण से आपकी क्लासें भी नहीं हो पा रही हैं। तो 10th क्लास वाले बच्चों के लिए क्या है, अभी से तैयारी स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि अभी से स्टार्ट करेंगे तो आगे क्या बोर्ड का एग्जाम है तो वो जल्दी होगा, तो उनके पास समय कम मिलेगा, इसलिए कम समय में तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो 10th क्लास वाले बच्चों के लिए यही है कि अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 10th क्लास का विज्ञान का सब्जेक्ट है, वो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो इसमें सामान्यतः विज्ञान में 3 पोर्शन आते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो एक बार वो देख लीजिए। और आज हम क्या करेंगे, रसायन विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। तो रसायन विज्ञान से संबंधित जो 5 नंबर का हमारा चैप्टर है, दैनिक जीवन में रसायन, उसके विषय में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। और ये वीडियो 10th क्लास वाले के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण, और साथ में जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में है, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5, यानी कि दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारी डेली लाइफ में क्या होता है, रसायनों का किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं, कौन कौन से रसायन उपयोग करते हैं, इनकी हम इस चैप्टर के माध्यम से बात करेंगे। तो देखो, दैनिक जीवन में रसायन की बात करें तो इसमें बहुत सारे जो वस्त्र हम पहनते हैं वो भी क्या होता है, रसायनों के माध्यम से बने होते हैं। इसके अलावा अपमार्जक है, साबुन है, ये भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके अलावा बात करें तो हम भवन निर्माण में सीमेंट, बजरी, ये सभी इस्तेमाल करते हैं, ये भी रसायनों के ही हैं। इसके अलावा बहुत सारे हम स्वाद के अनुसार हम जो खाने के रूप में भी यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे हम रसायनों का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे जो अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण, इन तीनों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं और इनका हम क्या करते हैं, तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लेते हैं। और इसके बाद में हम बात करेंगे लवणों की। अम्ल, या इसे हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा क्षार, यानी कि बेस। अब इनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लेते हैं कि क्या क्या इनमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो तो यही होती है कि इनका स्वाद में कैसे होते हैं। जब इनको चख कर देखते हैं तो इनका स्वाद कैसा होता है। अम्ल की बात करें तो ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। जबकि क्षार की बात करें तो ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जब लेबोरेटरी में इनका टेस्ट करते हैं तो अम्ल क्या होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। जब क्षार की बात करें तो ये क्या कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस जो होता है उसको ये लाल कर देता है, और क्षार होता है, बेस होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इसकी जो सामान्यतः बात करें तो ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। इसके बाद में बात करें तो अम्ल के जो उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। और इसके अलावा जो टमाटर होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है।
इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। इसके अलावा बात करें तो जो हमारा अमास्य रस होता है, जठर रस, जठर रस जो होता है, जठर रस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसके अलावा नींबू की बात करें, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। और इसी प्रकार से जो लाल चिंटी होती है, लाल चींटी, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। अम्ल की बात करें तो स्वाद में क्या होते हैं, ये खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जल में विलेय के आधार पर अम्ल क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगर जल की मात्रा क्या होती है, इसमें अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है, तो इस पर अम्ल की मात्रा कम होती है, तो इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं वो तनु अम्ल कहलाते हैं। और इसी प्रकार से अगर जल की मात्रा कम होती है और अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं वो सांद्र अम्ल कहलाते हैं। एक बार इसको हम देख लेते हैं, क्षार को। इनका जो व्यवहार देखिए तो छूने में कैसे होते हैं, साबुन के समान होते हैं, साबुन के समान होते हैं। इसके बाद बात करें तो ये अम्ल की अम्लीयता को समाप्त करते हैं, यानी अम्ल को उदासीन कर देते हैं, अम्ल को उदासीन कर देते हैं, अम्ल की अम्लीयता को समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा ये भी क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। इसके बाद में बात करें जल में विलेय के आधार पर, ये भी क्या होती है, दो प्रकार के होते हैं। जल की मात्रा कम है और क्षार की मात्रा अधिक है, तो ये हो जाएगा सांद्र क्षार। और यदि जल की मात्रा अधिक है और क्षार की मात्रा कम है, तो ये तनु क्षार हो जाएगा। इसी प्रकार से इसकी एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल कौन सी हो जाएंगी, जैसे NaOH हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा AlOH का होल थ्राइस ये हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो NH4OH। ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। एक बार दोबारा से इनको देख लेते हैं, अम्ल और क्षार। अम्ल की बात करें तो अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, जबकि क्षार होते हैं ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल होते हैं जल में विलय होते हैं और क्षार भी जल में विलय होते हैं। अम्ल की बात करें तो अगर अम्ल जो विलयन होता है उसमें अगर जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है, तो ये तनु अम्ल कहलाता है। और यदि जल की मात्रा कम होती है, अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो ये सांद्र अम्ल कहलाता है। और इसी प्रकार से क्षार में होता है, यदि जल की मात्रा कम है और क्षार की मात्रा अधिक है, तो ये सांद्र क्षार हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि जल की मात्रा अधिक है, क्षार की मात्रा कम है, तो ये तनु क्षार हो जाएगा। आगे देखें तो व्यवहार में ये साबुन के समान होते हैं। जब साबुन को हम छू कर देखें, उसी प्रकार से हमें छूने पर ये महसूस होते हैं और ये अम्ल की अम्लीयता को समाप्त कर देते हैं, यानी कि अम्ल को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इसके उदाहरणों की बात करें, जो ज्यादातर मुख्य रूप से उदाहरण ही पूछे जाते हैं। सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। और इसके अलावा जो जठर रस होता है, इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। और लाल चिंटी जो होती हैं उनके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद में देखो और एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे संतरे में एस्कोर्बिक एसिड होता है, एस्कोर्बिक एसिड होता है, एस्कोर्बिक अम्ल होता है। और हम जानते हैं कि एस्कोर्बिक एसिड कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है, यानी कि विटामिन C का रासायनिक नाम होता है
एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि संतरे में पाया जाता है। इसके बाद में हम क्षार की उदाहरण की बात करें तो इसमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं क्षार की। तो इनसे संबंधित कुछ अवधारणाएं आप हमारे चैप्टर में दे रखी हैं, तो उन अवधारणाओं की हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम आगे लवणों के विषय में और देख लेते हैं। तो लवण क्या करते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो सामान्यतः बात करें तो जब एसिड और बेस क्रिया करते हैं और उसके द्वारा क्या होता है, लवणों का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी लवण, सॉल्ट। सामान्यतः बात करें तो लवण जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो इससे किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है और साथ में जल यानी कि H2O निकलता है। ये जो क्रिया होती है ये कहलाती है उदासीनीकरण। ये जो अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण कहलाती है। और इसके अलावा ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, यानी इसमें ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा की मुक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अम्ल हमने ले लिया HCl और साथ में क्षार हमने NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम आगे बात करें तो इनसे क्या बन जाएगा, लवण कौन सा बन जाएगा, NaCl। ये जो साधारण नमक का फॉर्मूला होता है, साधारण नमक का फॉर्मूला होता है NaCl और इसके साथ में H2O निकल जाएगा। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ क्रिया करके जो NaCl का निर्माण करता है, जो कि साधारण नमक का फॉर्मूला होता है। इससे लवण का निर्माण हो जाता है और H2O यहां से निकल जाता है। अब देखो सामान्यतः हमें पता नहीं है कि परबल अम्ल और परबल क्षार क्या होते हैं। ये आगे हम जब आर्निश अवधारणा पढ़ेंगे तो उसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि परबल अम्ल कौन से होते हैं, परबल क्षार कौन से होते हैं। तो एक बार जो अभिक्रिया है वो देख लेते हैं। यदि परबल अम्ल परबल क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, उदासीन लवण का निर्माण होता है। यानी कि परबल अम्ल और परबल क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो उदासीन लवण का निर्माण होता है, साथ में H2O निकल जाता है। और ये ऊपर वाली अभिक्रिया है, इसी का उदाहरण है। यानी कि HCl क्या एक परबल अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक परबल क्षार है, दोनों अभिक्रिया करके क्या करते हैं, उदासीन लवण बनाते हैं NaCl, साधारण नमक। इसके बाद में बात करें तो यदि परबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो बनने वाला जो लवण होगा वो अम्लीय लवण होगा। जैसे यहां पर परबल अम्ल हम HCl ले लेते हैं और दुर्बल अम्ल ले लेते हैं यहां पर NH4OH। ये आपस में अभिक्रिया करती हैं और यहाँ पे जो बनता है वो बन जाता है NH4Cl, सोडियम अमोनियम क्लोराइड और साथ में H2O यहाँ पर निकल जाता है। यानी कि ये जो बनने वाला जो लवण होता है ये अम्लीय होता है। इसी प्रकार से यदि दुर्बल अम्ल है और साथ में हमने परबल क्षार ले लिया तो बनने वाला जो लवण होगा वो क्षारीय लवण होगा, क्षारीय लवण होगा। जैसे यहां पर हमने दुर्बल अम्ल ले लिया CH3COOH, एसिटिक अम्ल, जो क्या है, एक दुर्बल अम्ल होता है। परबल क्षार में हमने NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COO, Na का निर्माण हो जाएगा, सोडियम एसीटेट, और साथ में H2O यहां से निकल जाएगा। तो बनने वाला जो यहाँ पर लवण होता है ये क्या होता है, क्षारीय लवण होता है। इस प्रकार से जो लवण होते हैं मुख्य रूप से हमने जो परबल अम्ल और परबल क्षार यानी आपस में अम्ल और क्षार की क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के देख लिए हैं। अब आगे हम जो लवण होते हैं इनके उदाहरण की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं जो इसके उदाहरण।
लवण में बात करें तो लवण की गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि गलनांक व क्वथनांक लवण के दोनों ही उच्च होते हैं। इसके बाद में बात करें तो लवण में हमेशा क्या, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके साथ में क्या होता है, जो क्रिस्टलन जल होता है, क्रिस्टलन जल होता वो उपस्थित होता है। यानी कि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं लवण का तो उसके साथ में क्रिस्टलन जल यानी कि जल की मात्रा उसमें पाई जाती है, और लवण सामान्यतः क्रिस्टल रूप में ही पाए जाते हैं, क्रिस्टल रूप में उपस्थित होते हैं और इसके साथ में क्रिस्टलन जल पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण में बात करें तो Na2CO3 इंटू 10H2, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। इसमें साथ में 10 जो H2 जुड़े हुए हैं, 10 H2 के अणु जुड़े हुए हैं, ये क्या क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं। तो हमेशा याद रखिए जो लवण होते हैं सामान्य तो उसमें क्या होता है, क्रिस्टलन जल, यानी कि जल जो होता है वो क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित होता है। और ये फॉर्मूला किसका होता है, धावन सोडे का फॉर्मूला होता है, धावन सोडे का। CaSO4 इंटू 2H2, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। और इसके साथ में देखो 2H2 क्या है, क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित होता है, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। इसके बाद में बात करें तो K2SO4 इंटू AlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 74 यानी कि 24H2, ये हमारे फिटकरी का फॉर्मूला है। तो इसमें इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम में, और ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि फिटकरी के अंदर कितने क्रिस्टलन जल के अणु पाए जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 24 जल के अणु। इसी प्रकार से धावन सोडे के अंदर भी पूछ लिया जाता है कितने जल के अणु, 10 जल के अणु। CaSO4 इंटू 2H2 यानी कि जिप्सम के अंदर क्या हो जाएंगे, 2 H2O के अणु होते हैं। इस प्रकार से ये होते हैं लवण। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एसिड, बेस और लवण के विषय में देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एसिड और बेस से संबंधित जो अवधारणाएं दी गई हैं, आर्निस अवधारणा, ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा, इन सभी के लुईस अवधारणा, इन सभी के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।